मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हिल टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कोविड-19 डिजीज़ की या तो सीवियरिटी को कम करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन रेट को कम करते हैं और डेथ रेट को कम करते हैं। कुछ फैक्टर्स इसमें से नेचुरल है। नंबर 1 पर आता है फीमेल सेक्स। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले में जो डिजीज़ की सीवियरिटी, डेथ रेट और हॉस्पिटलाइजेशन कम रहता है। इंग्लैंड में एक स्टडी के अनुसार महिलाओं में डेथ रेट, सीवियरिटी और हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम 1/3 है पुरुषों के मुकाबले में, पर इंसिडेंस दोनों में सेम है। मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये पहले से ही हमें पता है और इसी हार्मोन की वजह से कोविड-19 डिजीज़ की सीवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट कम होता है। पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स में इंसिडेंस भी बराबर होता है और कॉम्प्लिकेशन भी लगभग बराबर होते हैं, पर फिर भी ये देखा गया है कि पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में भी मेल्स के मुकाबले में कम सीवियरिटी होती है और डेथ रेट भी कम होता है और हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होता है। दूसरा फैक्टर आता है एज। ये देखा गया है कि 18 साल से नीचे के बच्चों में जो डिज़ीज़ की सीवियरिटी जो होती है बहुत कम होती है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत लगभग ना के बराबर पड़ती है। पर ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस हो ही नहीं सकते, उसमें पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन नहीं होता है पर बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। उनमें ज़्यादातर 1 या 2 दिन हल्का फुल्का फीवर रहता है, कोल्ड रहता है और गले में खराश वगैरह रहती है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। 10 साल से नीचे के बच्चों में ये देखा गया है कि वो डिज़ीज़ को स्प्रेड भी कम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये अभी पता नहीं है, पर ये एक स्टडी के अनुसार देखा गया है कि 10 साल के नीचे के बच्चे स्प्रेड कम करते हैं। और दूसरा, फीमेल्स और मेल्स में इंसिडेंस लगभग बराबर रहती है कोविड-19 की, पर बच्चों में खासकर 10 साल से नीचे के बच्चों में इंसिडेंस बड़ों के मुकाबले में कम होती है, यानी वो कम इन्फेक्ट होते हैं। अभी क्यों होते हैं ये अभी रिसर्च वाली बात। नंबर 3 पर फैक्टर आता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी जो होता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इम्यूनिटी को कम करती है। इम्यूनिटी को कम करेगी तो कोविड-19 की सीवियरिटी बढ़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, डेथ रेट बढ़ेंगे। तो आजकल के सिनेरियो में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों में जहाँ पर हॉटस्पॉट है या फिर उन कोविड-19 पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट्स जो हैं जिनमें होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उनमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जिनको कोविड-19 हो चुका है उनमें भी ये देखा गया है कि हाई डोज अगर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दें तो फ़ायदा ज़रूर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट कम होते हैं। तो विटामिन डी हम इस आजकल के सिनेरियो में सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पर फैक्टर है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होती है लो डोजेज़ में 75 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम में हार्ट डिजीज़ में और ब्रेन स्ट्रोक में प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करती है, खून का थक्का बनाने से रोकती है, आम भाषा में कहें तो खून को पतला करती है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको स्ट्रोक हो चुका है पहले, आपको हार्ट डिजीज़ रह चुकी है, तो एस्पिरिन किसी भी हालत में बंद नहीं करनी है, और अगर आपने बंद की है तो दोबारा से स्टार्ट कर दें। अगर आपको कोविड-19 हो चुका है तो आपको एस्पिरिन देनी ही देनी है, कम से कम 3 महीने तक कंटिन्यू करेंगे। कोविड-19 में अगर आपको लो डोज लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन अगर नहीं चल रहा है या एंटीकोएगुलेंट्स नहीं चल रहे हैं या कुछ देर देने के बाद बंद कर दिए हैं, तो आपको कम से कम एस्पिरिन ज़रूर देनी चाहिए। अगर उसके साथ स्टैटिन्स भी दे दें तो कोई बुराई नहीं है। और ये कितने समय तक देने चाहिए? अगर हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक
नहीं है या डायबिटीज़ नहीं है तो कम से कम 3 महीने तक, कोविड-19 होने के 3 महीने तक आपको एस्पिरिन देनी चाहिए। ये डिज़ीज़ की सीवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट को कम करते हैं। कोविड-19 में जो डेथ्स होती हैं या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो 2 वजह से होते हैं। एक तो आपका जो होता है आपका निमोनिया की वजह से, और दूसरा होता है माइक्रो एम्बोलाई की वजह से। माइक्रो एम्बोलाई किसी भी ब्लड वेसल में जाके उसको बंद कर सकते हैं। लंग्स में करेंगे तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, हार्ट में जाएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन में जाएंगे तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर सकते हैं। तो एस्पिरिन जो है हमें इससे प्रोटेक्ट करती है कुछ हद तक। जिन लोगों को एस्पिरिन इंडिकेटेड नहीं है, कोविड-19 डिजीज़ अभी नहीं हुई है, उनको एस्पिरिन देना है या नहीं देना है एज अ प्रोफिलैक्टिक, इस पर अभी कोई कंसेंसस नहीं है, कोई स्टडी नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है जिसमें एस्पिरिन देना चाहिए तो आप सिर्फ प्रोफिलैक्सिस के लिए या बचाव के लिए एस्पिरिन अभी नहीं ले सकते, ये अभी रिकमेंडेड नहीं है। नंबर 5 पर आते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। जितने भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं वो एक तो देखा गया है कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जिस किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन दिए जाते हैं, और दूसरा वो एक जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये जनरल इम्यूनिटी को जो बढ़ाते हैं ये जो है कोविड-19 के अगेंस्ट काम करती है। अब ये देखा गया है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में कि बीसीजी वैक्सीन जिन कंट्रीज़ में दिया जाता है रूटीनली, उन कंट्रीज़ में डेथ रेट और कॉम्प्लिकेशंस और हॉस्पिटलाइजेशन उन देशों के मुकाबले में जिनमें बीसीजी वैक्सीन रूटीनली नहीं दिया जाता है कम होते हैं। इसमें दूसरे नंबर पर आता है एमएमआर वैक्सीन, मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंडिया में ये वैक्सीन इंडिकेटेड है, दिया जाता है। उसके बाद 50 साल के ऊपर ये एमएमआर वैक्सीन दिया जाता है। कहा यह जाता है 57 के बाद जो लोग पैदा किए हुए हैं उनको एमएमआर वैक्सीन देना चाहिए। तो जिन लोगों में एमएमआर वैक्सीन इंडिकेटेड है उन लोगों में एमएमआर वैक्सीन देना चाहिए, और ये एमएमआर वैक्सीन और बीसीजी वैक्सीन ये आपको कोविड-19 से बचने में मदद कर सकता है। नंबर 6 पे हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अभी स्टडीज़ प्रूव नहीं करती हैं, पर कई लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है, पर हम इसको कहते नहीं हैं कि आप इसको माने। पर ये देखा गया है कुछ जगह पर कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव में कोविड-19 की डिज़ीज़ की सीवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन रेट और डेथ रेट कम होता है, पर कुछ स्टडीज़ ये इसको गलत बताती हैं। दूसरी चीज़ है लो सोशो इकोनॉमिक पॉपुलेशन में ये कहा जाता है कि डिज़ीज़ की सीवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। इसका एक उदाहरण है धारावी। धारावी एक बहुत ही थिकली डेंस पॉपुलेटेड एरिया है जिसमें बहुत छोटे छोटे घर बहुत पास पास बने हुए हैं। इसमें एक एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। इस जगह पर इंसिडेंट्स तो हुए उसके कोविड-19 के, पर डिज़ीज़ की सीवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस कम देखने को मिले। और जगह भी हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो लो सोशो इकोनॉमिक पॉपुलेशन से कम आते हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो अपने आसपास से मेडिकल स्टोर से, जैसे इंडिया में होता है, और छोटे मोटे डॉक्टरों से दवाई ले लेते हों और ठीक हो जाते हों, और जो सीरियस पेशेंट्स हो वो ही आते हों, और गवर्नमेंट या कोई भी जो जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरीज़ हैं उनके पास नहीं जाते हों, टेस्ट नहीं करवाते हों, ये पॉसिबिलिटी है, और वो ठीक हो जाते हैं, और जो सीरियस पेशेंट्स हैं वही आते हैं। पर हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि जो सीरियस पेशेंट्स भी हैं
वो लो सोशो इकोनॉमिक पॉपुलेशन से कम आते हैं। अब क्योंकि इस पर कोई स्टडीज़ नहीं है तो हम ये कह नहीं सकते, पर जिस तरह से हमने लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के बारे में बताया आपको कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से जनरल इम्यूनिटी भी बढ़ती है, उसी तरीके के लो सोशो इकोनॉमिक पॉपुलेशन में इन्फेक्शन होते रहते हैं बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक, और वो आपकी जनरल इम्यूनिटी को भी बढ़ाते रहते हैं। तो एक ये कारण हो सकता है कि लो सोशो इकोनॉमिक पॉपुलेशन में आपकी इम्यूनिटी दूसरे लोगों से ज़्यादा हो और इसी वजह से कोविड-19 डिजीज़ की सीवियरिटी इन लोगों में कम होती है। आज बस इतना ही, फिर कभी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।